सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अक्टूबर 2023 में 11वें जौहर कप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया में। जौहर कप या फिर इसे आप सुल्तान जौहर कप भी बोलते हैं। और इसका संबंध किस खेल से है, पहले तो ये बात करें, ये प्रश्न बनेगा। तो आंसर होगा हॉकी से। हॉकी का टूर्नामेंट है ये, अंडर 21 मेंस हॉकी टूर्नामेंट है ये। 2023 में ये हो रहा है, ये इसका 11वां संस्करण है। अभी ये चल रहा है कहाँ पे? मलेशिया में। आपको बता दूं इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। मतलब आप कह सकते हो इस बार ये 11वां है तो 10 बार ये हो चुका है। तो 10 बार में अगर बात करें सबसे सफल टीम कौन सी रही, तो एक तो भारत और एक ब्रिटेन। तीन बार इसको जीत चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से एक अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न जो आपके किसी एग्जाम में पूछा गया, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको पता है ना भी एशियन गेम्स हुए थे 2022 वाले 2023 में हुए। 19वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ? चाइना के हांगझाओ में। और जितने दिन ये गेम्स चले थे उतने दिन मैंने आपको इसके बारे में बताया और उसके इतिहास के बारे में आपको डेली बताता था कि पहली बार ये कब हुए थे। 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन भारत में ये 2 बार ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तो 1951 और एक 1982 में। लास्ट टाइम 2018 इंडोनेशिया में हुआ था, अभी ये चाइना में हो रहा है और अगली बार 2026 वाला ये जापान में होगा। तो आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था, आपके सामने फोटो भी लगा रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने बताया कि उनके एग्जाम में अभी ये पूछा गया प्रश्न कि एशियन गेम्स दूसरी बार ये कब हुए थे? तो 1982 इसका आंसर होगा। तो देखो एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी बन जाता है, इसीलिए मैं आपको A to Z रिवाइज कराता हूं और डेली रिवाइज कराता हूं। अब उसने एशियन गेम्स से तो कुछ पूछा ही नहीं कि कितने गोल्ड आए, किसका खिलाड़ी का क्या नाम है, उसने बिल्कुल ही हट करके जाकर के पूछ लिया। और यहां से सबसे बड़ी चीज आपको क्या सीखने को मिलेगी कि अगर एक ही दिन मान लो मैं ये आपको बता करके छोड़ देता कि भारत में ऑलरेडी ये 2 बार हो चुके हैं, एक तो शुरुआत में 1951 वाला और 1982 वाला, तो शायद एग्जाम में आपको ये याद नहीं रहता। लेकिन आपको क्यों याद रह गया? क्योंकि जब भी ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, जब भी उन्होंने गोल्ड जीता, मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता, तब मैंने आपको ये रिवाइज कराया। मतलब 8-10 दिन लगातार मैंने आपको ये पॉइंट बोल बोल के रिवाइज कराया, इसलिए आपके भेजे में घुस गया, आपको ये याद हो गया। बात समझ रहे हो? और बार बार बोल करके मैंने क्या किया? ऐसा कोई जादू कर दिया? नहीं किया, हमने उसका बार बार रिवीजन किया। रिवीजन से ही चीजें याद रहती है भाई, वरना एक दिन बता करके छोड़ देता तो शायद ये आपको एग्जाम में याद नहीं आता। बस ऐसा फील होता कि यार ये पढ़ा तो था, सर ने पढ़ाया तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा। इसलिए अभी 1 आध दिन पहले मैंने आपसे पूछा था रिवीजन वाली क्लास कौन कौन नहीं लेते, क्या कारण है? जिसमें से बहुत से स्टूडेंट का ये कारण था कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा और रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे मेरे वीडियोस मत देखो आप, जो मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं, आपके लिए सीरीज लेकर के आ रहा हूं, वो मत देखो, लेकिन खुद से तो रिवीजन करो। कम से कम आपको कम से कम आधा घंटा या उससे कम जितना भी दे पाओ, 20 मिनट 15 मिनट, वो आपको डेली देना है खुद से ईमानदारी से। अगर दे पाते हो तो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने या वीडियो देखने से आपको क्या लाभ हो जाता है कि आप बंद जाते हो कि देखना है तो देखना ही है, देख के ही सोना है, बाकी फिर आप लोगों की मर्जी है। एशियन गेम से अभी हॉकी में 2 पॉइंट और याद रखना कि जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने गोल्ड जीता, किसको हराया था ये भी याद रखना। उप विजेता कौन रहा? जापान। और महिला हॉकी टीम ने उसमें ब्रोंज जीता था। हॉकी के 2 प्लेयरों के नाम भी याद रखना। एक का नाम है हरमनप्रीत सिंह, जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी थे, फ्लैग बियरर थे लवलीना बोरगोहेन के साथ। और एक गोलकीपर है PR श्रीजेश, वो समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक रहे थे। और हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। इनका सबका संबंध हॉकी से है। और आपको याद है इस साल की शुरुआत में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, 15वां संस्करण था, उड़ीसा में हुआ था, उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। और इसी साल नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम जरूर याद रखना, क्रेग फुलटन इनका नाम है, इसी साल नए बने थे, साउथ अफ्रीका नहीं है। और यूं बताओ कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रखा गया? रानी रामपाल के नाम पे। और जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उड़ीसा में, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था हार्दिक सिंह को, महिलाओं में सविता पुनिया को। और अभी जो वुमेन्स FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का आयोजन हुआ था भारत में, 4था संस्करण था, उसको नीदरलैंड ने जीता था ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके। तो अभी तो आप इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे।
ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, और मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं इसको। तो मई में तो इस बार हमने 13 मई को मनाया था और अक्टूबर में 14 अक्टूबर को मनाया। और इस बार थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस किसके पास है, तो आंसर होगा केरल। और अभी लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन सा बना था? काले गर्दन वाली क्रेन बनी थी, जबकि राजकीय पशु बना था स्नो लेपर्ड। आप जानते हो एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। वो कब होता है? वो 20 मार्च को होता है। चलो भी अक्टूबर के सारे डेज में आपको रिवाइज करा दूं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्ट डे, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और विश्व गठिया दिवस मनाया। तो अक्टूबर के ये अभी तक इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कहाँ पर जांस्कर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी लद्दाख में 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, अभी 13 और 14 अक्टूबर को। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था। याद रखना कहाँ पे? लद्दाख में। इसमें क्या होता है, एक मुखोटा नृत्य उत्सव होता है और यही इसका मुख्य आरक्षण का केंद्र है, मुखोटा नृत्य। जांस्कर फेस्टिवल इसका नाम है। वैसे लद्दाख में और भी फेस्टिवल हम देखते हैं। एक तो हेमिस फेस्टिवल होता है यहाँ पे, हेमिस नेशनल पार्क आपको पता है लद्दाख में ही है। एक स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल यहाँ होता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में ही होता है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको 2023 के जो इम्पोर्टेंट महोत्सव रहे वो आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि पहला तो यही हो गया लोसर फेस्टिवल, ये हमने लद्दाख में मनाते हैं। वांगला उत्सव मनाया गया था, ये मेघालय में। और लुसाफॉन महोत्सव ये गोवा का है। संगाई फेस्टिवल याद है आपको, मणिपुर में मंगाया था। मणिपुर में आपने योसांग महोत्सव और हुनथड़ो महोत्सव भी मनाया था। अभी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया था हमने केरल में। धानु जात्रा महोत्सव मनाया था उड़ीसा में। चेर चेरा महोत्सव का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में याद रखना एक हरेली उत्सव भी होता है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि हरेला उत्सव भी तो होता है, वो कहाँ का होता है? वो उत्तराखंड का होता है। बाकी बिहू फेस्टिवल ये असम का है। माघी मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। और एक चिथिरई महोत्सव याद रखना, ये तमिलनाडु का है। वैसे तमिलनाडु में आदि पेरक्कू महोत्सव भी हमने मनाया था। तो अभी तो मैं आपको टॉप 10 महोत्सव जो 2023 में मनाए गए थे वो सारे रिवाइज करा रहा हूँ। और भी कुछ हैं, वो धीरे धीरे हम रिवीजन करते रहेंगे, इनका आगे बढ़ते रहेंगे। इस शीट का जब मैं 5-6 बार आपको रिवीजन करवा दूंगा ना, फिर नए क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, ताकि ये याद कर ले फिर नए पे चले। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? तो आंसर होगा रौनक साधवानी ने। तो ये है फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई? इटली में हुई। और इसे भी महाराष्ट्र नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी ने जीत लिया है। अच्छा, चेस की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, चेस की बात आती है तो शतरंज ग्रैंड मास्टर को पहले निपटारा करते हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या था? विश्वनाथ आनंद। और एग्जाम में एक प्रश्न आया था एक बार कि लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर यही होगा विश्वनाथ आनंद। ये याद रखना, ये पॉइंट आपको बहुत कम लोग बताएंगे और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी एक बुक भी आई थी, इन्होंने लिखी थी, मतलब अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है माइंड मास्टर। और इन्होंने ही पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-92 में। वैसे इसको अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो, जिसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। और अगर आप जानना चाहो कि 2022 में ये पुरस्कार किसे मिला था, अचंता शरद कमल को मिला था। इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी है। और अगर पूछो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? डी गुकेश बने थे। और अभी 83rd नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? आदित्य सामंत है। तो ये तो हमने बात कर ली जो इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर्स थे उनकी। बाकी आपको याद होगा अभी जो चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, पहले तो ये बताओ कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। वहां पे दूसरे स्थान पे रहे थे आर प्रज्ञानानंद। और इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद वे दूसरे भारतीय बने थे। वैसे उसमें पहले स्थान पे कौन थे? मैग्नस कार्लसन थे, वो नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। उसके अलावा याद रखना एक वर्ल्ड चेस डे होता है, वो 20 जुलाई को होता है।
और भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में खुलेगी। और पिछले साल जो फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था वो पहली बार भारत में हुआ था, तो उसके कुछ पॉइंट्स याद रखना। कौन से नंबर का था? 44 नंबर का। भारत में कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। उसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या था? थम्बी था। और ये अगली बार जो 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर है लुजेन, स्विट्जरलैंड में, और इसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए अभी विश्वनाथ आनंद। एक स्टैटिक प्रश्न और याद रखना कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आंसर 204 होता है, क्योंकि जब भी ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो में कुछ एक आध स्टूडेंट जो बिल्कुल पहली बार हमारे वीडियो को देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि 204 नहीं होता, 64 होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ ब्लॉक नहीं पूछे, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं मेरे भाई? 204 होते हैं। ध्यान रखना सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस युवा मितान परिवहन योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर कोई छात्र वो सरकारी स्कूल या कॉलेज में जाएगा तो उसको परिवहन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात इन्होंने कह दी कि उसका जो भी खर्चा आएगा, आने जाने का जो भी परिवहन का खर्चा होगा, उसको पूरा सरकार वहन नहीं करेगी। 50% तो सरकार देगी और 50% जो बस संचालक होगा वो देगा। जैसे 10 रुपये किराया लगता है, 5 रुपये सरकार और 5 रुपये बस संचालक देगा। और वैसे भी देखो, योजना में मितान शब्द आ रहा है, जब भी मितान आपको दिख जाए ना तो उसका उत्तर छत्तीसगढ़ ही होगा। यही अपनी योजनाओं में मितान शब्द का प्रयोग करते हैं। और मो शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? उड़ीसा सरकार करती है। कोई भी योजना जिसमें मो शब्द आ रहा है तो उसका उत्तर आपका उड़ीसा होगा। देखो, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आपको याद है अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की थी, और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी यहीं की है। मुख्यमंत्री मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा था कि दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को जीआई टैग मिला था। अभी यहीं पे हमर सुधर लायक अभियान शुरू किया गया था कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के एक लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। इनका नाम न्यूज में था क्योंकि 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था, और ये अवार्ड पाने वाले ये भारतीय एशियाई मूल के पहले लेखक थे। छेरछेरा महोत्सव ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिलेगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ का पंडवानी नृत्य बड़ा फेमस है, और इसकी पहली महिला कलाकार का नाम है तीजन बाई। हरेली त्योहार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अबुआ वीर दिशोम अभियान जो कि एक वन अधिकार अभियान है, और इसे अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब क्या है? तो जंगल पर निर्भर समुदायों की रक्षा के लिए वन अधिकार समिति बनाई जाएगी, और ये हर ग्राम स्तर पर ये समिति बनाई जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे 2023 की इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, जैसे सवेरा योजना की बात करें, इसको प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया था, और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है। और आपको याद होगा कि इसमें अब जो राशि दी जाती है वो 1,000 रुपये से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 1,250 रुपये कर दी गई। और इसी तरह से आपको याद होगा लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। और इसी तरह से आप याद रखना, अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी शुरू हुई है। बाकी उत्तर प्रदेश में चलती है ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसमें लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी। 15,000 रुपये दी जाती थी, अब उसे बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया। प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की थी गोवा सरकार ने। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना को शुरू किया था उत्तराखंड ने। आसरा पेंशन योजना शुरू की थी तेलंगाना ने। शुभ यात्रा योजना शुरू की केरल सरकार ने। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की थी केरल सरकार ने। तो यहाँ पे 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेजॉन ने।
तो प्रोजेक्ट कुइपर इसको लॉन्च किया अमेजॉन ने, जिसका उद्देश्य क्या है, तेज इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना। मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, इंटरनेट बंद नहीं होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, ये 3000 से ज़्यादा उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। और इसी पहल में, इसी मुहिम में अभी अमेजन ने इसके शुरुआत के 2 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है, जिनके नाम हैं कुइपर सैट 1 और कुइपर सैट 2। बात करें कहाँ से लॉन्च किया, फ्लोरिडा अमेरिका से। और किस रॉकेट की सहायता से, तो एटलस रॉकेट की सहायता से, ये भी याद रखना। और देखो, बड़े दिनों के बाद स्पेस का प्रश्न आया है, तो इसको जाने तो नहीं देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले हम चंद्रयान 3 को पकड़ते हैं। इसे हमने लॉन्च कब किया था, 14 जुलाई को। कब पहुंचा था ये, 23 अगस्त को सफलतापूर्वक ये चांद के साउथ पोल पे लैंड कर गया था। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, बात करें कहां से लॉन्च किया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। और पूछे किस रॉकेट से, LV-M3M4, जिसको बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। और इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है पी वीर मुथवेल। ये प्रश्न अभी एक एग्जाम में पूछा गया, आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया। अभी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई एग्जाम था, ऑनलाइन हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि पेपर हो तो दे दो, उनका ऑनलाइन था एग्जाम, तो कुछ ही उनको प्रश्न याद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लगभग अच्छा प्रश्न बैठ गए अपने यहाँ से। जिन जिन स्टूडेंट ने मैसेज किए तो उनके मैं आपके सामने लगा भी रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं, वैसे देखो इस तरह की मैं बात करता नहीं हूँ, कभी भी आपने नोटिस नहीं किया होगा, आजकल करने लग गया, क्योंकि स्टूडेंट ही मुझसे कहते हैं कि जो स्टूडेंट के पेपर होते हैं उनसे पेपर मांगा करो सर, जो आपके पेपर बैठते हैं उनको बच्चों को बताया करो। इससे स्टूडेंट को पता भी लगे कि हाँ अच्छे प्रश्न बैठ रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि वो सही जगह पढ़ रहे हैं। आजकल थोड़ा प्रचार भी करना पड़ता है, आप प्रचार नहीं करते हो इसलिए आप चलते भी नहीं हो। इसलिए अब जो भी स्टूडेंट मुझे बताते हैं मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ। अब क्या करें, आप ही लोग अपने हो, जो आप कहते हो वैसा वैसा मैं करता रहता हूँ, सीधे साधे बच्चे की तरह। अच्छा, एक पॉइंट जरूर, ये हमारा जो चंद्रयान 3 है, चंद्रमा के जिस स्थान पे उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया था, शिव शक्ति नाम दिया था। और आदित्य L1 मिशन की भी बात करें, आदित्य L1 से भी एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न नहीं बता पाए स्टूडेंट। यहाँ पे L1 का मतलब हो गया लैंग्रेज पॉइंट 1, जहाँ पे ये गया। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, इसको लॉन्च किया था हमने PSLV C57 से। कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 7 पेलोड लेकर के गया है ये, और इसके प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाहजी। अच्छा, अमेरिका का जो सोलर मिशन था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अभी RAS का जो एग्जाम हुआ था, जहां मैंने आपको बताए थे प्रश्न, उसमें यहां से एक प्रश्न आया था कि सिंगापुर का जो एक सैटेलाइट है टेलियोस 2, TELEOS टेलियोस 2, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, पढ़ा है हमने। तो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, है ना। इसको ऐसे मत सोचा करो कि क्या है ये सब, भाई 1 नंबर का सवाल है। इसी तरह से कुछ और भी मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो सिंगापुर का एक और सैटेलाइट है DSSAR, इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C56 से। और एक आज़ादी सेट 2, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 और एक जानूस 01, इन तीनों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था हमने SSLV D2 से। और इसकी खास बात क्या है, ये इसरो का भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। अच्छा, NVS-01 उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया था, GSLV F12 से। और याद रखना, ये नेविगेशन की 2nd जनरेशन का पहला रॉकेट था NVS-01, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आपको मैंने स्पेस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही है, इनको ध्यान रखना आप। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश नवे P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो आंसर होगा भारत। तो पार्लियामेंट 20 समिट 2023 ये हुई 13 और 14 अक्टूबर को, कहाँ पे, भारत में भी कहाँ, नई दिल्ली में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यशो भूमि में इस नवे P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ के सहयोग से भारतीय संसद के द्वारा किया गया, जिसकी थीम थी पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको याद आया, इस बार G20 की समिट हमने की थी, होस्ट किया था हमने, और इसकी थीम भी यही थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। और P20 शिखर सम्मेलन ये क्या है, ये G20 संसदीय अध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन है, समिट है, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से शुरू की गई, तो आंसर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
तो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप, इसे अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने शुरू किया। और किसके सहयोग से शुरू किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। क्यों शुरू किया? तो स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं का हल निकालने के लिए इसको शुरू किया है। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 193 और डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग। आपको याद होगा इसने वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स अभी जारी किया था जिसमें भारत 40वें स्थान पर है और टॉप पर है स्विट्जरलैंड। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और इसे शेयर ज़रूर करना। शेयर करना मत भूला करो, शेयर करना भूल जाते हो आप। व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप स्टेटस पे एक बार लगा दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके इस सेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पूरे दिन भर रात भर काम करना पड़ता है, जगना पड़ता है, और आपको केवल 2-4 बटन ही दबाने इसे शेयर करने में, ताकि आपके दोस्तों तक, स्टडी ग्रुप्स तक ये पहुंचे, कुछ स्टूडेंट दिखे तो जो हमने दिन भर मेहनत की है हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, हमारे भी दिल को सुकून पहुंचे। चलो अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवीजन करवा दूं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाथी को। और अभी कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? राजस्थान का उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 मनाया गया 13 अक्टूबर को। किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा को। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे हुई? मोरक्को में। और अभी हाल ही में जारी आवधिक महिला श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो गई? 37%। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी है? एनटीपीसी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया? क्रिकेट को। और अभी सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे, इन्होंने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। और फिर पूछा था हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया था? अल अक्सा फ्लड। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।